इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जो कि मोलिकुलर स्पेक्ट्रा का एक टाइप है। तो यहाँ रोटेशनल स्पेक्ट्रा को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनके बीच की डिस्टेंस फिक्स होगी या उसे हम कह सकते हैं रिजिड रोटेटर को डिस्कस करेंगे, और उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो रिड्यूस मास का कंसेप्ट यहाँ से आ जाएगा, और फिर हम एनर्जी की वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। वहाँ फिर वेव नंबर फाइंड करेंगे और उन्हें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद ट्रांजिशंस देखेंगे। और एंड में हम दो इफेक्ट देखेंगे कि अगर वो रोटेटर नॉन रिजिड हो तब वो जो एनर्जी लेवल्स हैं या वेव नंबर्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट होंगे, या हम कहें कि अगर हमारे पास एक हैवियर आइसोटोप है तब वो वेव नंबर किस तरफ शिफ्ट होंगे। तो इनको भी बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। हम यह कह सकते हैं जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है वो तीन टाइप से हो सकता है: रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। तो इन तीनों में से हम यहाँ रोटेशनल यहाँ स्टडी करेंगे। तो किसी मॉलिक्यूल की जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनका ऑर्डर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काफ़ी कम होता है। तो ये इन एनर्जी स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजिशन होगा तब हमें मिलेगा प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा। और ये जो प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा होगा, चूँकि एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम है, इसका मतलब वेवलेंथ इनकी काफ़ी ज़्यादा होगी। और ये जो रीजन होगा, ये रीजन आपको मिलेगा किसमें? फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रीजन। तो ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होगा ये आपको मिलेगा फार इंफ्रारेड रीजन में, या कैसे, या माइक्रोवेव रीजन तक ये आपको रोटेशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। चूँकि ये मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, तो ये पॉसिबल किसके लिए है? फॉर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वे मॉलिक्यूल जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो होगा क्या? ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर सकेंगे अगर इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। अगर डाइपोल मोमेंट नहीं है तब ये रोटेशन स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे। जैसे पानी है, वाटर है, ये रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करेगा। तो रोटेशन स्पेक्ट्रा इसका माइक्रोवेव रीजन में आएगा। इसी वजह से जो माइक्रोवेव ओवन है उसमें जब तक आप गीला करके सामान नहीं रखेंगे तब तक वो नहीं पकेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव को एब्जॉर्व करने वाला जो वाटर मॉलिक्यूल जब तक नहीं होगा तब तक वहाँ माइक्रोवेव एब्जॉर्व नहीं होगी और खाना नहीं पकेगा। अब देखिए, सिंपलेस्ट केस लेते हैं। हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है। तो हम सबसे पहले एक सिंपल केस लेते हैं, या उसे हम कह सकते हैं रिजिड रोटेटर। तो हम एक सिंपल केस लेते हैं, क्या? रिजिड रोटेटर। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है इस तरीके से, और वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। अगर ये उनका सेंटर ऑफ मास है, ये हैवी है, ये लाइटर है, तो ये इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ये इस तरफ जा रहा है तो ये उतना इस तरफ जाएगा, और ये मान के चल सकते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है, मतलब ये रॉड से बने हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया रिजिड, और ये रोटेट कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इसकी रोटेशन मोशन को देखते हैं, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो डिस्टेंस मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। और जो सेंटर ऑफ मास है उससे पहले वाले मॉलिक्यूल की डिस्टेंस ये कितनी है? r1। और दूसरे मॉलिक्यूल की डिस्टेंस है ये कितनी है? ये है r2। इस एटम का मास मान लेते हैं m1 और दूसरे एटम का मास मान लेते हैं m2। यहाँ पर देखिए ये रोटेट कर रहा है और ये चूंकि एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसका मतलब कि दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? ओमेगा हुई। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है
और देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है r1 और ये डिस्टेंस कितनी है r2, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से कितना आ जाएगा m1 r1 इक्वल टू m2 r2। तो यहाँ कह सकता हूँ कि r2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 r1, और दूसरा r1 और r2 मिला के r बन रहे हैं, इसका मतलब कह सकते हैं r1 प्लस r2 इक्वल टू r। तो हम कह सकते हैं r1 प्लस m1 अपॉन m2 r1 इक्वल टू r, या इसे और आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r1 1 प्लस m1 अपॉन m2 इक्वल टू r, या कह सकते हैं r1 कितना हुआ, इसे एक बार और लिख लेते हैं, ये हो गया m1 प्लस m2 अपॉन m2 इक्वल टू r, या कह सकते हैं r1 ये हुआ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r। अब देखिए इसे हम इसमें रख देते हैं, r2 इक्वल टू m1 अपॉन m2, तो ये r2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 r। तो हमारे यहाँ हमने क्या काम कर दिया, तो हमने ये काम करा कि हमने r1 r2 को r के टर्म में निकाल लिया विद m1 m2 के साथ। अब हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो देखिए ये जो m1 मास है ये r1 रेडियस में रोटेट हो रहा, जो m2 मास है ये r2 रेडियस में रोटेट हो रहा, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो अब इसे लिख देते हैं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, या कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होगा, ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m1 मास r1 डिस्टेंस पे प्लस m2 मास r2 डिस्टेंस पर है। तो m1 मास कितने डिस्टेंस पर है r1, और r1 अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r का स्क्वायर प्लस m2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या चीज़, नीचे m1 प्लस m2 कॉमन है, लिया जा सकता है, ऊपर r स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो इसे खोल लेते हैं, ये हो गया m1 m2 का स्क्वायर r स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर r स्क्वायर m1 m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 का स्क्वायर r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये जो m1 प्लस m2 है ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो ये कितना बचा, ये देखिए, तो ये हुआ m1 m2 m1 प्लस m2 r स्क्वायर। ये एक क्वांटिटी हुई जो मास पर डिपेंड कर रही है, और ये क्वांटिटी मैकेनिक्स में देखिए हमने कि ये क्या है, रिड्यूस मास है, तो इसे लिख देते हैं म्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का, या कह सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू को कहते हैं रिड्यूस्ड मास। ये हो जाता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 म्यू। तो इस तरीके से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टेट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देते हैं, ये कितनी है, d2 साई dx2 प्लस 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड रोटेटर है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो हम चूंकि डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस इज फिक्स्ड, तो आप क्या कह सकते हैं, इंटरेक्शन की एनर्जी कितनी है, 0 है, या पोटेंशियल है 0 है। तो इस इक्वेशन को दोबारा से लिख देते हैं, d2 साई dx2 प्लस 2me ओवर h क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी मॉलिक्यूल फिक्स्ड है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, दोनों के लिए सेम है। तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा L इक्वल टू
आई ओमेगा, इसलिए रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी E विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे L अपॉन आई। तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में हाफ आई L अपॉन आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2i। तो ये तो हमने क्लासिकल कंसेप्ट से लगाया, बट यहाँ पर हमें क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करना है। तो हम यहाँ सॉल्व ना करके क्या करेंगे, जो क्लासिकली जो वैल्यू आ रही है उसमें L की वैल्यू वो रखेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर L है आपका एंगुलर मोमेंटम, और वेक्टर एटम मॉडल में या कह सकते हैं क्वांटम कंसेप्ट लगाने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास थी वो थी L+1 h क्रॉस। तो यहाँ जो क्वांटम नंबर है L, इसे L ना लेके इसे हम J लेते हैं, तो हम यह कह सकते हैं जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी L विल बी इक्वल टू j+1 h क्रॉस। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं इसमें। तो जो एक्सप्रेशन है जो हमने क्लासिकली कैलकुलेट किया, ये क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी का एक्सप्रेशन क्वांटम मैकेनिकली हो जाएगा j+1 h क्रॉस ओवर 2i। तो ये इसे दोबारा से लिख देते हैं, ये नंबर है, नंबर को अलग से लिख देते हैं, तो ये हो जाता है h क्रॉस स्क्वायर, या इसे मैं कह देता हूँ h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर आएगा, तो आ जाएगा 8 पाई आई j+1। तो ये वही नंबर है जो एंगुलर मोमेंटम में L था, तो L की वैल्यू 0 1 2 3 थी, तो यहाँ J की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 1 2 3। इस तरीके से क्वांटम नंबर है। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है h स्क्वायर अपॉन 8 पाई आई। अब देखिए एनर्जी से हम क्या निकालते हैं, वेव नंबर निकालते हैं। तो वेव नंबर एक्चुअली यहाँ लिखते थे हम न्यू बार, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम f। ये हो जाएगा कितना, E अपॉन एच सी। तो ये इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा h अपॉन 8, ये पाई स्क्वायर था, पाई स्क्वायर आई सी j+1। तो एक्चुअली ये j का फंक्शन, तो ये h यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर वो रिजिड रोटेटर है और मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहा तो इसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसका मतलब ये भी एक कांस्टेंट है, तो इसे भी हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो इसे एफ जे को लिख देंगे, तो इसका मतलब ये एफ जे को लिख देंगे हम, एफ जे विल बी इक्वल टू बी j+1। तो ये वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये जो j है, जहाँ j की क्या है, j इक्वल टू 0 1 2 3, और इसका नाम है रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और इसमें ट्रांजिशन करेंगे। तो देखिए एफ जे की कितनी कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, तो एफ जे की वैल्यू लिख देते हैं। तो एफ जे कितना हो जाएगा, जे इक्वल टू 0 का मतलब 0, जे इक्वल टू 1 का मतलब है 2b, जे इक्वल टू 2 का मतलब कितना हुआ, ये 6b, जे इक्वल टू 3 का मतलब कितना हुआ 12b। इस तरीके से हो जाएगा। तो डायग्राम बनाते हैं। अगर हमारा 0 यहाँ पर है, ये कितना है, जे इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू कितनी है, वेव नंबर की 0 है। इसके बाद 2b लेवल अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो ये j इक्वल टू 1 है, और ये कितना है 2b है। तो इसके बाद 6b बनेगा, मतलब यहाँ से यहाँ बनेगा। तो ये j इक्वल टू कितना है 2 है, और ये कितना है 6b है। इसके बाद जो लेवल बनेगा 6b का डबल बनेगा, इसका मतलब यहाँ कहीं बनेगा। तो इसे मैं कह देता हूँ j इक्वल टू 3 है, और ये कितना है 12b है। अब इसमें ट्रांजिशन दिखाते हैं। ट्रांजिशंस के लिए देखिए सिलेक्शन रूल है इसमें, डेल्टा j इक्वल टू +-1। ये एक्चुअली जो स्पेक्ट्रा होगा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही देखेंगे इसमें हम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब j इक्वल टू 0 में अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये j इक्वल टू 1 में जा सकता है, j इक्वल टू 1 में है तो j इक्वल टू 2 में जा सकता है, j इक्वल 2 में है तो j इक्वल टू 3 में जा सकता है,
तो इस तरीके से ये कितना हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हुआ। अब कितना डिफरेंस होगा देखिए, ये 2b से 0 का डिफरेंस कितना हो, 2b है। 6b से 2b का डिफरेंस कितना है, 4b है। 12b से 6b का डिफरेंस कितना है, 6b है। तो हम इसे बना सकते हैं कैसे, ये ऐसे बन सकता है कि यहाँ अगर हम b के साथ बनाए तो ये जो लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर कितना आया, इसे कह दिया आपने 2b। यहाँ फिर कितना आया, 4b। यहाँ कितना आया, 6b। इसका मतलब ये इक्वली स्पेस्ड लाइन होंगी जिनका लाइन का सेपरेशन कितना होगा, 2b। तो यही यहाँ यूजफुलनेस है कि हमने स्पेक्ट्रा देखा और देख लिया उनका सेपरेशन कितना है, 2b, और वहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे और वहाँ से फिर रिवर्स कैलकुलेशन करने के बाद हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, एटम्स के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने का यही तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो इस तरीके से हमने देखा 2b। इसका एक्सप्रेशन अगर हम कहें, एक्सप्रेशन देखिए ऐसे हो सकता है कि जो ट्रांजिशन है वो j से j+1 तक लेवल में अगर ट्रांजिशन है तो fj की वैल्यू कितनी थी, ये थी bj+1, और fj+1 कितना है, ये हो जाएगा bj+1 और j+2। अब अगर मैं कहूँ इनका वेव नंबर का डिफरेंस कितना है तो fj+1 माइनस fj कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा bj+1 j+2 प्लस bj+1। अब यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, b इंटू j+1 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचता, j+2 माइनस j। ये एक्चुअली माइनस था ना, यहाँ निशान क्या था, यहाँ निशान था माइनस था, तो माइनस लगा देते हैं, माइनस j, मतलब j से j कैंसिल हुआ तो ये जाता 2bj+1। अब देखिए j+1 का मतलब j की वैल्यू लिखेंगे इसमें, तो j की वैल्यू कितनी है, j की वैल्यू है 0 1 2 3। तो ये डिफरेंस कितना कितना हो जाएगा, जब 0 होगा तो 2b, तो पहली लाइन आएगी 2b पर, दूसरी लाइन आएगी कितनी 4b पर, तीसरी लाइन कितनी आएगी 6b पर, फिर ये 8b पर, यानी कि लाइन के बीच का सेपरेशन 2b होगा। तो यही हमने यहाँ देखा कि लाइन 2b 4b 6b वेव नंबर पर यहाँ फॉल करनी है। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा है जब हम उस मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर ले रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, इसमें इक्विडिस्टेंट लाइन बनेगी, यानी कि दो लाइन के बीच का सेपरेशन इक्वल होगा और उनके बीच के सेपरेशन की वैल्यू होगी 2b। इसलिए 2b का नाम कह देते हैं, 2b जो होता है उसे कह देते हैं कॉमन सेपरेशन। ऑफ वेव नंबर्स। अब यहाँ पर देखते हैं अगर वो मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन रिजिड है, तब क्या इफेक्ट आएगा। तो ब्रीफली देखते हैं अगर वो नॉन रिजिड है तो क्या इफेक्ट आएगा। देखिए जैसे जैसे आप हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो वैसे वैसे उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ेगी, तो वैसे वैसे वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर यहाँ मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या होगा, ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाएगा। तो रोटेशन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेच होने का मतलब जो एटम्स हैं वो उस रोटेशन एक्सिस से थोड़ा सा बाहर हो जाएंगे। तो ये बाहर की तरफ होने का मतलब आई या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा तो बी क्या है, h²/8π²IC। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये आपका बी डिक्रीज हो जाएगा। जब ये बी डिक्रीज होगा तो ये सेपरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, या कह सकते हैं जो एनर्जी लेवल है थोड़े से नीचे खिसक जाएंगे। अब डिपेंड देखिए, जितना तेज चलेगा इसका मतलब जो लेवल होंगे नीचे खिसकेंगे और ऊपर वाले लेवल ज़्यादा नीचे खिसकेंगे, तो ये सेपरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये सेपरेशन धीरे धीरे घटता चला जाएगा। दूसरा इफेक्ट देखिए, आइसोटोप इफेक्ट। मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल CO मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल तो ऐसा है जिसमें कार्बन का एक आइसोटोप है और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कार्बन का दूसरा आइसोटोप है। तो कहने को तो दोनों CO मॉलिक्यूल होंगे, बट उनमें से एक मॉलिक्यूल में हैवियर आइसोटोप है एटम का। तो जब वो हैवियर आइसोटोप होगा तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हैवियर आइसोटोप के लिए,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो जो बी है, बी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और बी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो सारे के सारे एनर्जी लेवल क्या होंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अगर हमने जो आइसोटोप है वो हैवियर आइसोटोप लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।